गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर रीड कर रहे थे चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम कि इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि कांग्रेस सिस्टम यानी कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इन द 1960s कि 1960s का जो डिकेड था, कल हमने डिस्कस किया था कि उसको एक डेंजरस डिकेड कहा गया था। तो उस समय कांग्रेस ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल सक्सेशन के रिगार्डिंग कल हमने डिस्कस किया था कि अचानक नेहरू जी की डेथ हो गई 1964 में। नेहरू जी के बाद फिर ये एक क्वेश्चन राइज हुआ कि हु विल बी द नेक्स्ट पीएम। तब उनकी जगह जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनको पीएम बनाया गया। 2 सालों के डिफरेंस के बाद फिर उनकी डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की, और उसके बाद फिर दोबारा से यही क्वेश्चन आया और फिर जो नई पीएम आई थी वो इंदिरा गांधी बनी थी। तो इंदिरा गांधी, तो ये एक पॉलिटिकल सक्सेशन था कि नेहरू के बाद पीएम कौन बने और शास्त्री के बाद कौन बने, इनके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद हमने कल डिस्कस किया था लास्ट में कि 1967 में 4th जनरल इलेक्शंस हुए थे और वो किसकी लीडरशिप में, वो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में 4th जनरल इलेक्शंस हुए थे। तो आज हम 4th जनरल इलेक्शंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 4th जनरल इलेक्शंस 1967। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस पीरियड माना जाता है या कांग्रेस सिस्टम जो माना जाता है वो टाइम पीरियड होता है 1952 से 67 तक। 67 के बाद कांग्रेस का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, इसलिए उसको कांग्रेस डोमिनेंस के उसमें शामिल नहीं किया जाता। देखिए अब हम रीड करते हैं। द ईयर 1967 is considered a landmark year in India's political and electoral history कि इंडिया की हिस्ट्री में पॉलिटिकल और इलेक्ट्रल हिस्ट्री में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ये ईयर था। इन चैप्टर 2 you read about how the Congress party was dominant political force throughout the country from 1952 onwards कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में कि किस तरह से कांग्रेस ने अकेले के दम पर कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था इंडियन पॉलिटिक्स पे, और ये कब तक चला था 1967 तक, और इसी पीरियड को कांग्रेस सिस्टम कहा गया था। अब कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शंस के इलेक्शन जब हुआ था उसमें क्या चीज़ें थी। इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द 4th जनरल इलेक्शंस द कंट्री विटनेस मेजर चेंजेस कि 4th जनरल इलेक्शन में कंट्री को मेजर चेंजेस को देखना पड़ा था। 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन कि 2 प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत जल्द ही उनकी डेथ हो गई थी कि 2 सालों के उसमें ही गैप में उनकी डेथ हो गई थी। एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज बीइंग सीन एज ए पॉलिटिकल नोवाइस हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन ए ईयर, और जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी उन्हें ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि 1 ईयर ही वो पीएम की पोस्ट पर रही थी, उसी दौरान फिर इलेक्शंस आ गए थे। You'll recall from the discussion in chapter 3 and the previous section of the chapter that the period was fraught with grave economic crisis resulting from successive failure of monsoon, widespread drought, decline in agriculture production, serious food shortage, depletion of foreign exchange reserves, drop in industrial production and export, combined with a sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। 2nd चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि उस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था कि इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, मॉनसून फेलियर हो गया था। अब देखिए ये वही रीजंस है जिनकी वजह से कि हम 1960s के डिकेड को डेंजरस डिकेड कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके साथ साथ मॉनसून फेलियर, ड्राउट सूखा पड़ गया था, अकाल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन आ गई थी, फूड शॉर्टेज हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज जो था यानी कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी थी उसका डिप्लेशन हुआ था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि इसी समय में हमने 2 वॉर फेस किए थे, तो इंडिया को अपनी मिलिट्री को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। तो ये सारे उस समय इंडिया ने और इवन कांग्रेस ने चैलेंजेस को फेस किया था। वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डिवेलवेट द इंडियन रुपी कि जो सबसे पहला डिसीजन था वो था डिवेलवेट ऑफ इंडियन रुपीज़ की अंडर व्हाट वाज सीन टू बी प्रेशर फ्रॉम द यूएस, क्योंकि यूएस के ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था अमेरिका की तरफ से। अर्लियर $1 वुड बी परचेज फॉर लेस देन ₹5
कि पहले यूएस डॉलर जो था उसकी कीमत थी यानी कि $1 इक्वल टू 5 रुपीज़, लेकिन अब डिवेल्युएशन के बाद रुपए की कीमत जब डिक्लाइन हुई, डिवेल्यूट हुई, तो उसकी कितनी होगी, अब $1 इक्वल टू 7 रुपीज़, यानी कि इंडियन करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी क्योंकि देश में काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस उस समय आया था। The economic situation triggered of price rise. People started protesting against the increase in price of essential commodities, food scarcity, growing unemployment, and the overall economic condition in the country. अब इकोनॉमिक कंडीशन जब ख़राब हुई तो चीज़ों के रेट्स, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया इसके रिगार्डिंग। अब प्राइसेस के रिगार्डिंग, फूड स्कैर्सिटी के रिगार्डिंग लोग सड़कों पर आ गए और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इकोनॉमिक कंडीशन देश की काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गए। बंद एंड हड़ताल्स वर कॉल्ड फ्रिक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में बंद होने लगा, हड़ताल होने लगी। द गवर्नमेंट सो द प्रोटेस्ट एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अब सरकार ने देखा कि भाई इससे जो हड़ताल हो रही है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे लॉ एंड प्रॉब्लम को, लॉ एंड जो ऑर्डर है उसको प्रॉब्लम हो रही है, एंड नॉट एज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम, और लोगों की प्रॉब्लम जो उनको एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। दिस फर्दर इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस। अब लोगों की जब जो एस्पिरेशन थी, प्रॉब्लम थी, उनको जब सॉल्व नहीं हुआ तो लोग और ज़्यादा भड़क गए और ज़्यादा, वो आप कह सकते हो कि उस समय वो प्रोटेस्ट करने लगी। द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वलिटी। अब इस चीज़ का बेनिफिट उठाकर कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों ने उन स्ट्रगल्स में हिस्सा लेना शुरू किया। यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट हाउ ए ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट हु सेपरेटेड फ्रॉम द CPI, कि यहाँ पर जनरली ये कह रहा है कि इसी समय CPI पार्टी का वो हो गया था, स्प्लिट हो गई थी CPI। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रह गई थी और दूसरी एक नई और बन गई थी CPIM, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। तो उन्होंने आर्म्ड अग्रेरियन स्ट्रगल किया, कि यानी कि उन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया, एंड ऑर्गेनाइज पीजेंट्स एजिटेशन, और जो फार्मर्स थी उनकी एजिटेशंस को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स सिंस इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद ये इस टाइम में काफ़ी जगह पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में राइट्स हो गए थे, ठीक है, दंगे हो गए थे। तो उस समय जनरली अगर हम बात करें कि कंडीशन जो थी वो क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए थे, प्रोटेस्ट करने लग गए थे। अब कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट पार्टीज थी उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वॉयलेंट मेथड्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब है नॉन कांग्रेसिज्म, कि नॉन कांग्रेसिज्म का राइज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, नॉन कांग्रेसिज्म क्या है। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब है कि कांग्रेस के अलावा जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे कि नॉन कांग्रेसिज्म कहा गया, ठीक है ना, कि कांग्रेस के अलावा जो पार्टीज थी उन्होंने जब अपना ग्रुप बनाया तो उसे ही नॉन कांग्रेसिज्म कहा गया था। देखिए, दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री, कि देश में जो समय इकोनॉमिक कंडीशंस वीक थी, अब ये पार्टी पॉलिटिक्स का एक रोल बन गई कि पार्टीज ने इस चीज़ का बेनिफिट उठाना शुरू किया। अपोजिशन पार्टीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। अब इसमें जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार को प्रेशर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज थी कांग्रेस के अलावा, उन पार्टीज़ का एक मेजर रोल रहा, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को सड़कों पर, उनके साथ ही लोगों को सड़कों पर लाया गया, उन्होंने इस चीज़ का एक, आप कह सकते हो कि, लीड किया। पार्टी अपोज द कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीज़न ऑफ देयर वोट्स केप्ट कांग्रेस इन पावर। अब उस समय अपोजिशन पार्टीज़ को ये एहसास हो गया था, ये रियलाइज़ हो गया था कि कांग्रेस का विनिंग का क्या कारण है। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि कांग्रेस का विनिंग का कारण ये है, कांग्रेस की जीत का कारण एक ये है कि हम लोग जो हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये सभी आपस में बटे हुए हैं। अगर हम सभी एक हो जाएं तो हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस को जो वोट्स मिल रही थी, वोट सीट्स का वो शेयर मिला था, 70% के लगभग सीट्स मिल रही थी, ठीक है ना। 489 में 360 सीट्स मिली, ठीक है, लगभग 70% के आसपास। लेकिन अगर वोट का परसेंटेज माने तो 40 से 45 के बीच, यानी कि अगर एक सिंपल सी बात देखो, 55% लोग ऐसे थे जो कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे थे,
लेकिन उन 55% लोगों की जो वोट थी वो क्या थी, अलग अलग पार्टीज में बट गई, जिसलिए की वजह से कि अपोजिशन पार्टीज नहीं। अब उन्होंने रियलाइज़ किया, अब उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर एक साथ कांग्रेस का मुकाबला करेंगे। 10 parties that were entirely different and disparate in their programs and ideologies got together from form anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustment of sharing seats in others। कि उस समय उन पार्टीज़ ने क्या किया कि जिनकी देखो अलग अलग पार्टीज थी, अलग अलग उनकी आइडियोलॉजी थी, अलग अलग उनके प्रोग्राम्स थे, अब उन्होंने उन सभी चीज़ों को साइड में करके उन सभी ने अपना एक ग्रुप बना लिया, जिसे कि क्या बोला गया, एंटी कांग्रेस। और ये कई स्टेट्स में एंटी कांग्रेस ग्रुप्स बनाया गया था और जनरली वो सीट शेयरिंग में उन्होंने एडजस्ट किया था। ठीक है, they felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress। अब उनको ये महसूस होने लगा कि भाई एक तो इंदिरा गांधी जो है इनएक्सपीरियंस है, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसके साथ साथ दूसरा क्या है कि कांग्रेस के अंदर कुछ फैक्शंस है, गुटबाजी है, और इसी चीज़ का बेनिफिट उठाकर वो कांग्रेस को गवर्नमेंट से बाहर कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को बना सकते हैं। अब इसमें जो नॉन कांग्रेस में जो मेन रोल रहा वो सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, RML। उनका एक मेजर रोल था कि जो इन्होंने ग्रुप बनाया था, इनमें राम मनोहर लोहिया ही मेन इनके लीडर थे। देखिए, द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव द स्ट्रेटजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, और राम मनोहर लोहिया ने इसे नॉन कांग्रेसिज्म का वो दिया था स्लोगन, नाम। He also produced a theoretical argument in its defense। Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of ordinary poor people। कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रूल अनडेमोक्रेटिक है और जनरली जो पुअर पीपल है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उनके ये अगेंस्ट है, उनके हितों के खिलाफ है। Therefore, the coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people। अब नॉन कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक साथ आई और उनका आना ज़रूरी था ताकि देश में लोगों को दोबारा से डेमोक्रेसी को दिया जा सके, लोगों के सामने डेमोक्रेसी लाई जा सके। तो ये एक नॉन कांग्रेस था कि मैंने जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने सभी ने अपना एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, अब एक बार ये देखिएगा, ये इमेज में दे रखा है, सी नटराजन अन्नादुरई कौन थे, देख लो। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, तमिलनाडु, मद्रास के चीफ मिनिस्टर, एक चीज़, फ्रॉम 1967 से। ए जर्नलिस्ट, पॉपुलर राइटर एंड ऑरेटर, इनिशियली एसोसिएटेड विद जस्टिस पार्टी इन मद्रास। कि ये जस्टिस पार्टी जो थी उससे जुड़े हुए थे मद्रास में। बाद में इन्होंने DK पार्टी को ज्वाइन किया 1934 में। फिर इन्होंने DMK पार्टी को बनाया था, फॉर्म DMK एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन 1949। तो ध्यान रखिएगा DMK कब पॉलिटिकल पार्टी बनी है, 1949 में। ए प्रोपोनेंट ऑफ द्रविड़ कल्चर, कि द्रविड़ कल्चर जो थी उसको सपोर्ट करते थे। ही वॉज अपोज टू इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, हिंदी का उन्होंने अपोज किया था जब हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। एंड लेड द एंटी एजिटेशन सपोर्टर ऑफ ग्रेट ऑटोनॉमी टू स्टेट्स, के स्टेट को और ज़्यादा ऑटोनॉमी के लिए इन्होंने वो चलाया था, मूवमेंट चलाया था, उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, ये देखो कि जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म को नाम दिया था। सोशलिस्ट लीडर, थिंकर थे, फ्रीडम फाइटर एंड अमंग द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थे उसके फाउंडर मेंबर थे। इसके बाद जब ये कांग्रेस से अलग हो गई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तब ये इन्होंने नई पार्टी बनाई सोशलिस्ट पार्टी, और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, लोकसभा के मेंबर रहे 63 से 67 तक। इसके अलावा फाउंडर एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जन, नोन एज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ए नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी, कि नॉन यूरोपियन जो सोशलिस्ट थ्योरी थी उसमें उनका एक कंट्रीब्यूशन था। बेस्ट नॉन साफ अटैक और नेहरू, कि इन्हें नेहरू के ऊपर अटैक के लिए जाना जाता था, कि नेहरू पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि उनका क्रिटिसाइज़ करते थे। इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको इन्होंने रिजर्वेशन के लिए इन्होंने उसका वकालत की, और इसके साथ साथ इंग्लिश का अपोजिशन किया। ठीक है, तो ये राम मनोहर लोहिया थे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं कि एक तो इसमें हमने पढ़ा कि इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट इसमें क्या था, कि जो उस समय इलेक्शंस हुए उसमें क्या
रोल रहा, किसके अंदर उसमें लड़े गए थे, क्या उस समय देश के हालात थे। और दूसरा इसमें हम पढ़ा है नॉन कांग्रेसिज्म, कि नॉन कांग्रेसिज्म किस तरह से बनाया गया था। ओके स्टूडेंट्स।